नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माय सीबीएसई क्लास। कार्यपत्र 24 मतलब वर्कशीट 24 रूसी क्रांति भाग 2 दिनांक 29/8/2020 विषय सामाजिक विज्ञान का के अंदर इतिहास कक्षा 9। ठीक है, तो ये भाग 2 तो जो वर्कशीट हमने 23 की थी 24 अब कर रहे हैं हम। ये 23 रूसी क्रांति भाग 1 रूसी क्रांति भाग 2। ठीक है, भाग 1 के बारे में रूसी क्रांति के बारे में भी पढ़ चुके हैं, जो कि आपके पिछले प्रश्नोत्तर ये रहे आपने और किए भी होंगे कि अभी लगातार आ रही है। और मैंने इस वर्कशीट में 23 में मैंने ये भी समझा रखा है कि हमारा सिलेबस किस प्रकार चल रहा है। जिस बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखी है वर्कशीट 23 वाली एसएसटी की, वो जाके देख ले, शुरू की वीडियो शुरू के 2 मिनट देख ले कि जो हमारा सिलेबस वर्कशीट के हिसाब चल रहा है वो कैसे चल रहा है। ठीक है, ये नहीं कह रहा सारी वीडियो देखें, आप शुरू के 2 मिनट देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं रूसी क्रांति भाग 2। तो रूस में समाजवाद का आना, जैसे कि समाजवाद मैं बता देता हूँ, जो लोगों के बारे में सोचती है, ठीक है, समानता, एकता, बंधुत्व के बारे में सोचती है, इसको समाजवाद कहते हैं। तो रूस में समाजवाद कैसे आया, तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रूस का फिर दोबारा से चित्र दिखा देता हूँ कि हम किस देश के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमेशा दिमाग में आइडिया बना के रखें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1871 में फ्रांस के पेरिस नगर, तो वर्कशीट को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जिसे आंसर देखना है वो लास्ट में जाके वीडियो को देख सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे समझा लेता हूं अब की बार। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1871 में फ्रांस के पेरिस नगर परिषद पर कामगारों, मजदूरों, पेशेवर, आम लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जबरन जन सरकार के रूप में कब्जा कर लिया। अब देख रहे हो, जो मजदूर वगैरह थे, उन्होंने राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने सरकार के ऊपर कब्जा कर लिया। क्यों? वहां की जो सरकार थी राजशाही थी, राजतंत्र आप समझ सकते हैं। जो वहां का राजा था वो काफी क्रूर था, वो अपने बारे में ही सोचता था। इस वजह से जनता काफी त्रासदी होगी, तो उन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। इस घटना से दुनिया भर में समाजवादियों को समाजवादी सरकार बनने के लिए प्रेरणा दी। ठीक है, इसी घटना ने लोगों को प्रेरणा दी कि नहीं सरकार होनी चाहिए तो समाजवादी टाइप की सरकार होनी चाहिए। यहीं से मजदूर का लाल झंडा कम्युनिस्ट, ठीक है, क्रांतिकारियों का झंडा स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, इसके आप एक बार झंडे को भी देखिए। ठीक है, इस प्रकार का इनका झंडा है। ठीक है, इनके झंडे को भी बाद में मान्यता मिल गई। आगे है आपका, ठीक है, 1905 की क्रांति के द्वारा जारा की ड्यूमा बनाने की सहमति से राजनीतिक अधिकारों जैसे वोट के अधिकार से रूसी जनता का परिचय हुआ। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीजें आ गई। तो पहला है जार। ठीक है, इसके बारे में हम एक बार दिखा देता हूँ पिछली वर्कशीट से। ठीक है, ये है आपका जार निकोलस। ठीक है, जार निकोलस के बारे में बात चल रही है, जो निरंकुश शासक था। ठीक है, तो जार की ड्यूमा बनाने की सहमति से राजनीतिक अधिकारों जैसे वोट देने से रूसी जनता का परिचय हुआ। तो इसने ड्यूमा क्यों बनाई, देखो इसे एक बार दोबारा पढ़ लेता हूं कि जो ये ड्यूमा है, ड्यूमा क्या चीज है। ठीक है, खूनी रविवार और 1905 की क्रांति। अब देखो 1905 की क्रांति के बारे में है, और ये भी उसी को खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। अशांत समय के दौरान जब परिवर्तन की मांग की गई, श्रमिकों का एक जुलूस जार के शीतकालीन महल में पहुंचा। मतलब जुलूस पर पुलिस द्वारा हमला किया गया। जैसे देख रहे हो ना, वहां पे काफी हमला कर दिया गया उनके ऊपर, श्रमिकों के ऊपर, जो कार्यकर्ता थे उनके ऊपर। 100 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए। इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्रांति के दबाव में जार ने, ठीक है, जार निकोलस ने एक निर्वाचित संसद ड्यूमा के निर्माण की अनुमति दे दी। तो इसने दबाव में आकर एक संसद बनाया था, जिसे हम संसद कहते थे। वहां के लोगों का इसका प्रयोग करते हैं ड्यूमा के नाम से। ठीक है, यहाँ संसद कह सकते हैं, वहां ड्यूमा। ठीक है, जार की ड्यूमा बनाने की सहमति से राजनीतिक अधिकारों जैसे वोट के अधिकार से रूसी जनता का परिचय हुआ। इससे रूसी जनता ने के जाना कि वोट देने का अधिकार से क्या होता है क्या नहीं होता है। यहाँ से थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ी है रूसी जनता। आगे पढ़ते हैं। जापान से पराजय। ठीक, उस टाइम रूस हार गया, किससे? जापान से।
सेना में अराजकता और भ्रष्ट प्रशासन के कारण आम जन में भारी असंतोष की भावना थी। जब जापान से हार गई सेना में अराजकता, सर वहाँ पे भ्रष्ट, हार जाने से किसी का मनोबल टूट जाता है तो सेना में अराजकता फैल जाती है। वहाँ पे भ्रष्ट प्रशासन मतलब कि भ्रष्ट, तो आप समझ रहे होगे ना, भ्रष्टाचार जो समझ रहे हो, 100 रुपए में कोई अपने लिए बस काम किए जा रहा है, देख रहे हो, के कारण आम जन में भारी असंतोष की भावना होगी। तो कोई क्यों नहीं होगी, सब जितने भी अधिकारी हैं बस अपने लिए काम कर रहे हैं, ऐसा गलत बात होती है ना। तो इस वजह से यहाँ पे काफी अशांति सा माहौल फैल गया था। कहाँ पे, रूस में। देखो 1905, फिर ये 1905 की असफल क्रांति के बाद, ठीक है, जो ये क्रांति थी सफल नहीं हुई। क्यों, इसे देखो खूनी रविवार के नाम से भी जाता है, पूर्ण रूप से सफल नहीं हुई थी। ठीक है, 100 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए थे इसमें। तो 1905 की असफल क्रांति के बाद बनी ड्यूमा से सरकार के बीच खींचातान और विवाद होता रहा। जबरदस्ती तो इन्होंने ड्यूमा तो बना दी, लेकिन अब सरकार और इसके बीच खींचातान होती रही और विवाद होता रहा। इससे ड्यूमा और सरकार दोनों कमजोर हो गए। ठीक है, वो अपनी बातें रखता, ये अपनी बातें रखता, लड़ाई झगड़े में ये दोनों कमजोर होते चले गए। आपने देखी है ना, 2 बिल्ली एक बंदर की कहानी, वो इधर से खा लेता है, उधर से खाता है और बीच में बंदर मजे ले जाता है। तो सीन यही होता है, दोनों लड़ते गए, दोनों कमजोर होते गए। और हुआ क्या, 1912 में चौथी ड्यूमा के समय में, चौथी ड्यूमा मतलब जब चौथी बार सरकार बनी, एक तरह से जो ड्यूमा संसद हुआ, चौथी बार, इनका 2-2 साल का होगा मेरे ख्याल से, के समय प्रथम विश्व युद्ध में रूस शामिल हुआ, जहां रूस की असफलता से धीरे धीरे सेना पर भी इसका नियंत्रण कम हो गया। देख रहे हो, अब इन दोनों की लड़ाई होती रही और रूस विश्व युद्ध में हार गया और इनका सेना पे से भी जो नियंत्रण था वो धीरे धीरे खत्म हो गया या कम हो गया। अब हुआ क्या, आगे भी इसमें पढ़ेंगे। मार्च 1917 में पेट्रोग्राद में भूमि बदहाल जनता अनियंत्रित हो लूटमार करने लगी, जिस पर सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। जैसे देखो, विश्व युद्ध हुआ था तो जो खाना पानी था वो सब जा रहा था सेना को, जिससे कि आम लोगों को दिक्कत होगी खाना पीने की। ठीक है, जितने भी थोड़ा बहुत बचा था जनता आपस में लड़ाई करने लगी। ठीक है, अब ऐसा क्या हुआ, इनको नियंत्रण करने के लिए, इनको शांत कराने के लिए जार निकोलस ने इनके ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया। लेकिन हुआ क्या, सेना ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। ऐसे माहौल में समाजवादी कामगार पार्टी के कैल्शविक बहुमत, 2 पार्टियां बन गई थी उस समय समाजवाद की। कामगार पार्टी के बेल्शविको बहुमत में थे, ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, जबकि मांशेविक जो दूसरी पार्टी थी अल्पमत वाला धीरे धीरे राजनीतिक सुधारों और संसदीय चुनावों में भाग लेने के पक्षधर थे। ठीक है, दोनों ने मतलब समाजवाद को धीरे धीरे यहाँ से बढ़ावा काफी हद तक मिला। आगे है हड़तालें, विरोध प्रदर्शन और सेना के विद्रोह के बीच जार ने शासन त्याग दिया। शासन त्याग दिया या छूट गया या फिसल गया, भाई साहब, जब जनता पे ही इसका कंट्रोल नहीं रहेगा तो त्यागेगा है नहीं अपनी मतलब बेइज्जती बचाने के लिए कि नहीं भाई साहब हम जनता मतलब अपना शासन त्याग रहे हैं। त्यागा नहीं, इससे छूट गया, फिर अपना बेइज्जती बचाने के लिए बोला त्याग दिया हमने, नहीं तो हलकट। आगे पढ़ते हैं। लेनिन ने मार्क्स और एंजेल्स के साम्यवादी विचारों से प्रभावित होकर कामगारों, मजदूरों व किसानों के सर्वहारा वर्ग द्वारा शासक पर नियंत्रण करने का विचार किया। ठीक है, अब लेनिन ने सोचा कि जो हम नियंत्रण करते हैं ऐसे वर्ग जिसमें मजदूर भी किसान भी हो, सर्वहारा वर्ग को लेकर इस पर शासन करते हैं। ठीक है, विश्व में पहली बार मार्क्स के साम्यवादी सिद्धांतों को मूर्त रूप देते हुए लेनिन ने सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक सत्ता स्थापित की। लेकिन एक साम्यवादी क्रांतिकारी राजनीतिक तथा राजनीतिक सिद्धांतकार थे। लेकिन 1917 से 1924 तक सोवियत रूस और 1922 से 1924 तक सोवियत संघ के प्रमुख रहे। ठीक है, अब सोवियत रूस और सोवियत संघ, आप तो कुछ ज्यादा इसमें डिटेल मत समझो, हमेशा जब भी ये आप रूस के बारे में समझो।
ठीक है। सोवियत संघ भी रूस का हिस्सा रहा है और सोवियत रूस में कुछ और भी हिस्से, जैसे कि आप समझ लो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के साथ साथ हमने पाकिस्तान को भी अपने शामिल कर लिया, ठीक है, बांग्लादेश को भी शामिल कर, नेपाल को भी शामिल कर लिया। लेकिन जैसे सोवियत भारत, ठीक है, ऐसे नाम से जाना जाता है, लेकिन मोस्टली वो भारत ही था, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो सोवियत रूस, सोवियत, इसमें लेकिन कुछ चीजें आसपास के जो पड़ोसी देश थे उनको भी, या आसपास की जमीनें थी उसको भी अपने अंदर ले लिया गया था, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ सकते हैं दोनों अलग अलग हैं लेकिन ज्यादा अलग नहीं थे। आगे बढ़ते हैं तो हम अपने प्रश्न उत्तर पर आगे घूम फिर के, तो इसे समझाने में काफी आसानी होगी क्योंकि हमने पहले ही इसे डिटेल्स में पढ़ लिया है। प्रथम पेरिस कम्यून का क्या महत्व है, ठीक है, तो इसका आंसर है सन 1871 में पेरिस कम्यून एक क्रांतिकारी आंदोलन था। देख रहे हो, आंदोलन हर जगह चलते रहे, जिसका प्रमुख महत्व यह था कि फ्रांस में शामशाही आधिपत्य से पेरिस के सर्वहार वर्ग द्वारा स्वयं को आजाद कराया जा सके, ठीक है। साम्यवाद मतलब शामशाही मतलब वही है, राजा का जो अधिकार था जार निकोलस को हटाना था और सर्वहार वर्ग द्वारा स्वयं को आजाद कराना था। अगला है 1905 के बाद रूस में क्या क्या राजनीतिक बदलाव आए, ठीक है, तो ये पढ़ते हैं आपका 1905 के असफल क्रांति के बाद बनी ड्यूमा से सरकार के बीच खींचातान और विवाद होता रहा। इससे ड्यूमा और सरकार दोनों कमजोर होते गए। अंत में इनका सेना पर नियंत्रण नहीं रहा। 1905 के बाद मजदूरों द्वारा बनाए जाने वाले यूनियन और संघों पर पाबंदी लगा दी गई, ठीक। तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, इस चीज में दोबारा क्या डिटेल्स बताएं। बोल्शेविकों और मांशेविकों के बीच क्या मतभेद थे, ठीक है, तो ये है आपका तीसरे का आंसर। बोल्शेविकों ने 1917 की घटना के बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया, जबकि मांशेविकों वाले धीरे धीरे राजनीतिक सुधारों और संसदीय चुनाव में भाग लेने के पक्षधर थे। दोनों दो पार्टियां बढ़ गई थी ना, एक पार्टी ये दूसरी पार्टी, इसके पास ज्यादा लोग थे तो इसने सत्ता पर कब्जा कर लिया, इसके पास कम लोग थे तो ठीक है, अपोजिशन मतलब कि धीरे धीरे इसने उसमें राजनीतिक सुधारों की बात करने लगे, ठीक है। इसमें ये ऐसे होना चाहिए, इसमें ये दिक्कत है, वहां ये सही कराना चाहिए, और ठीक भी है। रूसी क्रांति में लेनिन का क्या योगदान है, ठीक है। देखो हमने लेनिन पढ़ रहे हैं ना, इसी में से लिखा हुआ है, थोड़ा सा एक अलग से लिखा हुआ है, तो अब इसे कैसे समझेंगे। प्रश्न 4 का उत्तर ये है, ठीक है, 4 का उत्तर ये है। उन्होंने रूसी क्रांति में बोल्शेविकों का नेतृत्व किया। किसका? बोल्शेविकों का नेतृत्व किया था लेनिन ने। उन्हें मार्क्स और एंजेल के साम्यवादी विचारों से प्रभावित होकर सर्वहार वर्ग की राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी। सर्वहारी वर्ग आपको पता है ना, सर्वहार वर्ग कौन सा था? सर्वहार वर्ग ये रहा जिसके अंदर मजदूरों, किसानों, कामगारों को शामिल किया गया था, ठीक है। आपके पेपर में ऐसा भी करके आ सकता है, सर्वहार वर्ग से आप क्या समझते हैं? ऐसा वर्ग जिसके अंदर कामगारों, मजदूरों व किसानों को मिलाकर संगठित किया गया हो, ठीक है, की राजनीतिक सत्ता स्थापित की। तीसरा पॉइंट है, उन्होंने कट्टरपंथी भूमि सुधारों की शुरुआत की, जिससे रूस एक समाजवादी समाज के रूप में विकसित हुआ। उम्मीद है ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।